You are watching on my YouTube चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको अपनी इस वीडियो में जीएस के पोर्शन को कवर करवाऊंगी, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और ये सभी जो टॉपिक्स होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और ये साइंस, ईवीएस और ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है अगर उसमें कोई भी चेंज आता है तो उसका सीधा असर हम पर भी पड़ेगा। और इसका आप देख रहे हो कि हमारा जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो रहा है, और चेंज इस तरीके से हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, और हमारा जो अर्थ है इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे करके रेज हो रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, और भी बहुत तरह की चीजें जो है वो आप क्लाइमेट में आप चेंज देख रहे हो, और उन सबका असर जो है कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड, वो आपस में एक दूसरे से है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारा जो अर्थ है, आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है उस पर हमें जो हीट और लाइट एनर्जी मिल पाती है वो हमें कैसे मिल पाती है? तो ये जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, और हमारा जो अर्थ है वो घिरा हुआ है एक लेयर से। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारा ये अर्थ एक एटमॉस्फेयरिक लेयर से घिरा हुआ है। ठीक है, और हमारे अर्थ पर हमें जो हीट और लाइट एनर्जी है वो हमें किस तरीके से मिल पाती है? तो उसके लिए एक ही नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, दैट इज सन। सन से हमको हीट और लाइट एनर्जी मिल पाती है। ये हमारा सन है, और सन से बहुत सारी रेजेस हम तक आती है। ठीक है, और उन्हीं रेजेस से हमको जो हमें हीट और लाइट एनर्जी है वो मिल पाती है। लेकिन क्या होता है, सन से जितनी भी रेज हमारे अर्थ की तरफ आती है तो उसमें से अप्रोक्सीमेट 30% रेजेस जो है वो हमारे एनवायरमेंट के हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर से टकराकर ही वापस चली जाती है। ये हमारे अर्थ तक पहुंच भी नहीं पाती है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है, हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर है वो उसका एक घेराव बना हुआ है, अर्थ के चारों ओर से उसको घेर रखा है एयर ने, एटमॉस्फेयर ने, और वो वहीं से टकराकर जो है 30% रेजेस जो है वो यहीं से टकराकर वापस चली जाती है, और बाकी की रेज जो है वो हमारे अर्थ तक आ पाती है। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है कि मतलब जो भी रेजेस हम तक आती है उससे हम लोग ले कैसे पाते हैं? वो जो रेजेस है वो हमको हीट और लाइट एनर्जी के रूप में कैसे मिलती है? तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस हैं जिनको कि हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस का क्या फंक्शन है कि जो भी सन से हमें जो भी रेजेस मिल पाती है उन रेजेस को ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसी को फिर हम हीट और लाइट एनर्जी के रूप में हम लोग ले पाते हैं। तो सन से रेजेस क्या हुआ, पहले तो कुछ रेजेस तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर से, और बाकी की रेजेस जो है वो अर्थ तक आ पाती है। और फिर क्या होता है कि हम इसको ले लेते हैं हीट और लाइट एनर्जी के रूप में, और फिर उसके बाद जब हम इन रेजेस को ले लेते हैं तो उसके बाद जो बाकी की रेजेस होती है वो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ के सराउंडिंग से वापस चली जाती है। सन से जितनी भी रेज आती है उसमें से हम लोग कुछ रेज तो एटमॉस्फेयर के लेयर से ही टकराकर वापस चली जाती है,
और बाकी की रेज जो हमारे अर्थ तक आती है उसमें से जो ग्रीन हाउस गैस है कुछ रेजेस को ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, और बाकी की रेजेस को फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारे अर्थ की सराउंडिंग से बाहर चला जाता है। तो ये जो है ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, ये बहुत नेचुरल है और ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। तो ये क्या है कि नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना। ये एक नेचुरल एक्टिविटी है जिसका कि होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको हीट नहीं मिल पाएगी और हमारा जो अर्थ है वो एक ठंडे बर्फ के गोले की तरह हो जाएगा, वो इतना ठंडा हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी बाकी प्लैनेट्स की तरह। तो यहाँ पर लाइफ है वो पॉसिबल इसकी वजह से भी है क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जहां पर हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये एक नेचुरल एक्टिविटी है जो कि हो रहा है, लेकिन इसमें अब चेंज आ गया है और वो चेंज इस वजह से आया है क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम लोगों ने करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है इस पर जो भी नेचुरल एक्टिविटी होती है उसमें इनबैलेंस क्रिएट हो चुका है और उसकी वजह से आप जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स देखते हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो हमारी ही जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट होता है, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। उससे पहले हम देखते हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज है जिसका की असर हो रहा है। तो कुछ मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज को देखेंगे, वैसे तो बहुत सारी है बट यहाँ पर हम कुछ ही ह्यूमन एक्टिविटीज को जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इसमें जो फर्स्ट है सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, सभी जो कंट्रीज है उन सब ने क्या करना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया, फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया। और आप सब जानते हैं कि फैक्ट्री अगर आप कहीं पर भी आप फैक्ट्री देखेंगे तो आप उसमें से देखेंगे कि ऊपर से काला धुआं निकलता रहता है और नालियों से बहुत ही गंदा पानी निकलता रहता है। तो वो सब क्या है, वो सब है पॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है और नॉइज पॉल्यूशन भी। तो पॉल्यूशन में इसका रोल जो है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी इन सबसे प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकेंड हम देखते हैं बर्निंग। बर्निंग जो है वो आजकल एक बहुत ही कंसर्न का मुद्दा बन चुका है। मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है, सभी देश की जो भी सरकारें हैं वो इस पर बहुत ध्यान दे रही है कि हमें ना जलाना, जो वुड है, प्लास्टिक है, हमें इन सब चीजों को ज्यादा नहीं जलाना चाहिए। और हर साल आप लोग विंटर सीजन के टाइम पर इंडिया में आप सुनते होंगे कि जो पंजाब वगैरह है वहां पर मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो उसमें एक बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी होती है कि वहां पर पराली जलाया जाता है, जिसके लिए मना करते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों करते हैं, क्योंकि बर्निंग से अगर आप कुछ भी जलाते हो तो उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बर्निंग से कुछ गैसेस निकलती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो दो गैसेस है ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है। और आप इसमें आगे पढ़ोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस का एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें नहीं जलाना चाहिए।
और आप जो गवर्नमेंट है वो आप देखते हो कि प्लास्टिक के लिए भी बैन करते हैं, क्या प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग प्लास्टिक को यूज करने के साथ साथ उसको बर्न भी करते हैं। एक तो प्लास्टिक यूज करना ही बहुत हार्मफुल है और हम लोग उसे बर्न भी करते हैं। तो बर्न करने से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है और उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये हमारे नेचर में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन जो है, ये आप वर्ड देखोगे तो इसमें एक वर्ड है फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में आप ये वर्ड देख रहे हो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जंगल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस करती है। आपको पता होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है फूड प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस जो कि प्लांट्स करती है। तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है जो कि प्लांट्स करती है और इसका होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्योर होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी गैसेस है हमारे एनवायरनमेंट में उनका एक बैलेंस रहना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ये हमारा है ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ, और ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये कुछ हमने जो है इम्पोर्टेंट को डिस्कस किया है। एक और हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं उससे क्या होता है कि उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है CFC। अगर हम एसी और फ्रिज अगर हम यूज करते हैं तो उसमें से CFC गैस प्रोड्यूस होती है और वो भी बहुत हार्मफुल है और वो भी ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हम जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं इससे हमारे नेचर में एक इनबैलेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल फिनोमिना है ये बिगड़ चुका है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं कि वो चीजें क्या हो रही है, इन एक्टिविटीज से क्या चेंज आ रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसकी जो हम जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है, मतलब ये जो है ये बढ़ चुका है, इंक्रीज हो गया। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है इन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, ये बढ़ गया है। अब देखिए कि जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ा है तो अब क्या होगा, अगर कोई चीज इंक्रीज हो जाती है तो वो जो भी एक्टिविटीज करती है वो एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जो ग्रीन हाउस गैस का जो फंक्शन है, अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया है तो उसका फंक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, वो जो भी काम करती है वो चीज बढ़ जाएगी। तो अब ग्रीन हाउस गैस का क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि सन से जो भी रेज आती है उसको ट्रैप करती है। तो अब ये क्या कर रही है कि रेज, अब ये ज्यादा रेजेस को ट्रैप करती है, जो सन से जितनी भी रेज आती है उसको अब उसको ज्यादा मात्रा में ये ट्रैप करती है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, अगर ज्यादा अब्जॉर्ब होगा जो रेजेस है वो ज्यादा अब्जॉर्ब होंगी तो उससे क्या होगा, हमें ज्यादा हीट मिलेगी। बट हमें उतनी हीट की तो जरूरत नहीं है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितना हमें हीट मिलता है वो उतना इनफ है। अगर उसे ज्यादा मिलने लग जाएगा तो क्या होगा कि उससे इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर फिर लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे करके ऐसे ही टेम्परेचर रेज होता जाएगा और एक टाइम इतना ऐसा आएगा कि जब इतना रेज हो जाएगा कि हम लोग फिर उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ये फील भी करते होंगे कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आप उसमें देखते होंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही है। तो ये होता कैसे है, ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से पहले जो रेजेस आती थी और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी अर्थ के सराउंडिंग से, तो अब इसमें ये चेंज आ गया है
कि ये जो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी अब वो दोबारा वापस आ जाती है। ये रिफ्लेक्ट होकर जैसे एटमॉस्फेयर के लेयर से टकराकर वहीं से वापस आ जाती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ये अब एक नई चीज आ गई है, मतलब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये एक नया आप देखोगे कि एक्टिविटी जो है होनी शुरू हो गई है, जिसका बहुत ही नेगेटिव असर हो रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब ज्यादा इससे बहुत ज्यादा रेजेस जो है वो अब्सॉर्ब होने लग गई है। और ये कोई नेचुरल नहीं है, ये कोई अपने आप नहीं हुआ है, ये हुआ है हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो ये क्या है, ये है एक ह्यूमन इनहेंस्ड फिनोमिना, ह्यूमन इनहेंस्ड फिनोमिना। ठीक है, और इसमें एक चीज और समझने की है कि सन से जितनी भी रेजेस आती है उसमें से जिस रेस से हमको हीट मिलती है उस रेस को क्या कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जिस सन से जितनी भी रेजेस आती है उनमें से कौन सी रेजेस से हमें हीट मिल पाती है। तो उसके लिए जो हीट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। ये क्या, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है हीट एनर्जी। तो ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंफ्रारेड रेज। तो ये हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा है इसमें, हमने ये पढ़ा कि सन से जितनी भी रेज आती है उसमें से अप्रोक्सीमेट जो 30% रेज है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, पहले ही हमारे एटमॉस्फेयर के का जो लेयर है उससे टकरा कर ये वापस चली जाती है, और बाकी की रेज जो है हमारे अर्थ तक वापस आ जाता है। और उन्हीं रेज से हमें क्या होता है कि हमें हीट मिल पाती है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर बाकी की रेजेस जो है वो वापस चली जाती है। फिर हमने कुछ जो ह्यूमन है उन लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से हमारे नेचर में इनबैलेंस क्रिएट हो गया। और फिर उसके बाद क्या चेंज आया, उसमें चेंज ये आया कि जो रेजेस पहले रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी अब वो ट्रैप होके दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो ये है ग्रीन हाउस गैस का फंक्शन। अब जो है हमें ये देखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती है। क्या हमारे एनवायरमेंट में जितने भी गैसेस है सभी को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी जो गैसेस है वो ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट है। ग्रीन हाउस गैस, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो सबसे पहले हमने यहीं पर देखा था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत हार्मफुल गैस है अगर ये बढ़ जाती है तो। वैसे अगर ये नेचुरल मतलब अगर ये बैलेंस में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये इंक्रीज होता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और आप एनवायरनमेंट में जो भी तरह का प्रॉब्लम देखते हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर को लेकर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि जो वाटर वेपर है वो भी ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आए भी है जिसमें कि आपको बहुत सारे 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं है। तो मैक्सिमम जो है यही सोचते हैं कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत ही मतलब बड़ा पार्ट है क्योंकि बहुत रिच अमाउंट में होता है वाटर वेपर। अगर आप इनके रेशियो भी देखोगे तो उसमें वाटर वेपर बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। तो वाटर वेपर इसको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैस का एक पार्ट होता है। फिर हम देखते हैं CFC गैस। CFC, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा CFC। CFC क्या होता है, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो ये होती है हम लोग जो एसी और फ्रिज यूज करते हैं उससे। तो पहले जिस टाइम पर मतलब ये चीजें नहीं थी तो उस टाइम पर एसी फ्रिज में ये गैस जो है ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इसको यूज किया जाता था। बट इसके इतने नेगेटिव असर हुए कि गवर्नमेंट ने इसके यूज पर थोड़ा इसको अब कम यूज करने लगे हैं। बट अभी भी जो ये है ये 0 लेवल पर नहीं आया है। तो CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इसके बाद और कौन कौन सी गैसेज है? इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और O3। O3 क्या होता है? O3 होता है ओजोन। ओजोन को हम O3 बोलते हैं। तो ओजोन गैस आपने सुना होगा। O3 जो है, O3 एक ओजोन गैस है और O2 को हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। O2 जो है वो एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो O2 अलग है और O3 क्या है? ओजोन गैस है। तो ये 6 गैसेस जो है ये हमारे ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है। सभी के सभी गैस जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी एक हार्मफुल गैस है बट ये ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में यही 6 जो है, ये 6 गैसें जो है ये ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है। और आपने इसका फंक्शन देख ही लिया है कि इसमें इसकी वजह से क्या होता है। तो अब हम इसके नाम को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस समझ में ये चीजें जो है ये आ गई होंगी, क्योंकि बहुत ही इजी सा है, इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्रीन हाउस गैस का अब हम नाम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का नाम ग्रीन हाउस गैस क्यों है। मतलब बहुत ही थोड़ा सा वियर्ड सा है कि ग्रीन, इसमें आप वर्ड देखोगे ग्रीन है, हाउस है, तो हम इस गैस को ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज देखते हैं पहले कि जो हमारा वर्ल्ड है वो ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्स है। और वर्ल्ड पे क्यों जाए, अगर हम इंडिया को ही देखें तो ज्योग्राफिकली बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। आप देखोगे कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम बारिश होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा वहां पर सनलाइट उन्हें मिल पाती है, कहीं पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा हो अगर कि कुछ ऐसे हमारे एरिया भी क्षेत्र है जिसमें कि ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है, तो अगर वहां पर ऐसे प्लांट्स ग्रो करने हैं जिनको कि ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर किस तरीके से उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि उसके लिए क्या करते हैं कि एक हाउस बनाते हैं। इस हाउस में क्या होता है कि इसकी जो रूफ होती है, ये रूफ जो होती है ये ग्लास की होती है और इसकी जो वॉल्स है ये भी ग्लास की होती है और इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये है और इसके अंदर प्लांट्स है ग्रो करते हैं। तो अगर इस हाउस को वैसे नर्सरी कहा जाता है, ठीक है, और ये होता किस चीज से बना हुआ है, ये होता है ग्लास से बना हुआ होता है। और ग्लास की एक प्रॉपर्टी है कि ग्लास के अंदर जो सनलाइट अगर उसके अंदर आए तो उसमें क्या होगा कि सनलाइट जो है वो अंदर तो आ पाएगी, वो अंदर ट्रैप हो जाएगी, बट वो बाहर रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पाती है। ये सनलाइट ये जो ग्लास की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, उसकी टेंडेंसी है कि ऐसा होता है कि अगर सन से कोई भी रेज जो है वो इसकी तरफ आ रही है तो ये अंदर ही रह जाती है, ये ट्रैप होकर बाहर नहीं जा पाती है, ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पाती है। तो ये क्या है, ये ग्लास का हाउस है, इसके अंदर प्लांट्स ग्रो किया जाता है और प्लांट्स जो है वो प्लांट्स ग्रीन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो कुछ सेम तरह की चीज यहाँ पर भी होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो रेजेस है वो ट्रैप हो जाती है और बाहर रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाती है ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से। तो इसीलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, तो इस यही जो ये जो एक्टिविटी, ये जो आपने चीज देखी है, तो यही इसी की वजह से ग्रीन हाउस गैस का नाम ग्रीन हाउस गैस पड़ा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है ग्रीन हाउस गैस। आप इसमें जो भी चीजें थी समझने लायक वो मैंने बता दिया है। और आप ये जो चीजें हैं आप इसको डेली लाइफ में भी फील कर सकते हो। जैसे कि आप लोग जब घर से बाहर जाते हो, मान लीजिए कहीं घूमने के लिए, और वहां पर अगर आप बस या कार से ट्रेवल कर रहे हैं और कभी ऐसा हो कि जो बस है वो रुक जाए, कार जो है वो रुक जाए, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपको ना सफोकेशन फील होने लग जाएगा बस में बैठे बैठे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट जो अंदर आ रही है बस के अंदर या कार के अंदर, तो वो ग्लास, उसके अंदर जो कार और बसेस होती है उनकी जो विंडो होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है।
तो उसमें भी सेम यही होता है कि सनलाइट ट्रैप हो जाती है अंदर और बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हमको सफोकेशन फील होने लग जाता है, वॉमिटिंग फील होने लग जाती है। तो ये चीजें हम डेली लाइफ में ये सेम तरह का फिनोमिना जो है आप देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है और इसकी आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।